यह ऑडियो बुक विकास कुमार पांडेय द्वारा संचालित किया गया है। अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी ही और सक्सेस स्टोरीज ऑडियो बुक के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। रतन टाटा, सफलता की कहानी। रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत का एक ऐसा नाम है जो न केवल व्यापार में अपनी सफलता के लिए बल्कि अपनी विनम्रता, दूरदर्शिता और समाज सेवा के लिए भी जाना जाता है। उनकी सफलता की कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध टाटा परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम नवल टाटा था, जो जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते थे। रतन टाटा के जीवन में एक कठिन मोड़ तब आया जब वे सिर्फ 10 साल के थे और उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद रतन और उनके छोटे भाई जिमी की परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। नवाजबाई टाटा ने अपने पोतों को न केवल शिक्षा बल्कि सही मूल्य और आदर्श सिखाने पर जोर दिया। शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के प्रतिष्ठित कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। यह स्कूल अपनी अनुशासन और गुणवत्ता शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। रतन टाटा पढ़ाई में हमेशा से होशियार थे और अपने साथियों के बीच अपनी सादगी और शालीनता के लिए जाने जाते थे। अमेरिका में पढ़ाई। हाई स्कूल के बाद रतन टाटा ने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका का रुख किया। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। शुरू में रतन टाटा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चयन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने आर्किटेक्चर में अपनी रुचि को पहचानते हुए इसे चुना। 1962 में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान रतन टाटा ने अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए छोटे मोटे काम किए। यह उनके व्यक्तित्व का वह पहलू है जो उन्हें एक सामान्य इंसान से महान बनने की ओर ले गया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में शिक्षा। कॉर्नेल से स्नातक करने के बाद रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एक एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम एम्प भी पूरा किया। इस कोर्स ने उन्हें व्यापार और नेतृत्व के गहरे सिद्धांतों को समझने में मदद की। हार्वर्ड की शिक्षा ने उनके दृष्टिकोण को वैश्विक बनाया और उन्हें यह सिखाया कि कैसे बड़े स्तर पर नेतृत्व करना है। दादी का प्रभाव। रतन टाटा के जीवन में उनकी दादी का योगदान अविस्मरणीय है। उनकी दादी ने उन्हें सिखाया कि ईमानदारी, करुणा और लोगों की मदद करना सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उनकी दादी का मानना था कि शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह मनुष्य को विनम्र और नैतिक भी बनाती है। शिक्षा से सीखे सबक। रतन टाटा की शिक्षा ने उन्हें आत्मनिर्भरता, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना सिखाए। वे मानते हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है, बल्कि इसे समाज के हित में उपयोग करना है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में समाज सेवा को प्राथमिकता दी। उनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए सही मार्गदर्शन, शिक्षा और कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने की जरूरत होती है। टाटा समूह में प्रवेश। रतन टाटा की शुरुआत की कहानी। रतन टाटा ने टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत 1961 में की। हालांकि वे टाटा परिवार से ताल्लुक रखते थे और एक समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी थे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत सामान्य कर्मचारियों की तरह की। उनके इस निर्णय ने उनके नेतृत्व और कार्यशैली में गहराई से विनम्रता और जमीनी अनुभव का समावेश किया। साधारण कर्मचारी के रूप में शुरुआत। जब रतन टाटा ने टाटा समूह में प्रवेश किया तो उन्होंने टाटा स्टील में अपना करियर शुरू किया। यह उनकी अपनी पसंद थी कि वे शीर्ष स्तर पर सीधे कार्यभार संभालने के बजाय निचले स्तर से काम सीखें। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में उन्होंने एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम किया। उन्होंने वहां तकनीकी कार्यों में भाग लिया, जिसमें गर्म भट्ठियों के पास काम करना, लोहा और इस्पात के भारी सामान को संभालना और कठिन परिस्थितियों में श्रमिकों के साथ काम करना शामिल था। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक नेतृत्व केवल आदेश देने से नहीं, बल्कि हर स्तर पर काम को समझने और करने से आता है। शुरुआती चुनौतियां। रतन टाटा ने टाटा समूह में अपनी शुरुआती भूमिकाओं के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया। 1.
पारिवारिक नाम का दबाव। टाटा परिवार से होने के कारण लोगों को उनसे अत्यधिक उम्मीदें थीं। वे इस दबाव से बाहर निकलने और खुद को साबित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहे। 2. कार्यबल की स्वीकृति। रतन टाटा को कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ समान स्तर पर काम करके उनके विश्वास और स्वीकृति को अर्जित करना पड़ा। 3. नई दृष्टिकोण का संघर्ष। उस समय टाटा समूह परंपरागत कार्यशैली में चल रहा था। रतन टाटा ने धीरे धीरे नई तकनीकों और दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव दिया, जिसे शुरू में कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। पहले प्रोजेक्ट्स और नेतृत्व क्षमता। 1961 से लेकर 1971 के दशक तक रतन टाटा ने विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम किया। 1. टाटा टेल्को। अब टाटा मोटर्स में उन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई, जहां वे इस कंपनी की प्रौद्योगिकी और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहे। 2. नेको। नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का पुनर्गठन। 1971 में उन्हें नेको की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उस समय नुकसान में चल रही थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को बचाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए। उन्होंने नई तकनीकों को अपनाया, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार लाया। हालांकि 1975 में इमरजेंसी और आर्थिक मंदी के कारण यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया, लेकिन इससे रतन टाटा ने नेतृत्व और संकट प्रबंधन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। ग्रुप का नेतृत्व संभालने की तैयारी। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह समूह के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि टाटा इंडस्ट्रीज को भविष्य की परियोजनाओं और निवेशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित किया गया था। उन्होंने इस भूमिका में समूह की प्रगति और विस्तार के लिए रणनीतिक योजनाएं बनाईं। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण ने उन्हें समूह के शीर्ष नेतृत्व के लिए तैयार किया। रतन टाटा की कार्यशैली के प्रमुख तत्व। 1. जमीनी अनुभव। रतन टाटा ने टाटा समूह के हर विभाग में काम किया, चाहे वह तकनीकी हो, प्रबंधन हो या विपणन। 2. कर्मचारियों के साथ संवाद। उन्होंने कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत संवाद बनाए रखा, जिससे उनका विश्वास और समर्थन मिला। 3. परंपरा और नवाचार का संतुलन। उन्होंने समूह की परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिक तकनीक और नवाचार को अपनाया। 1980 के दशक का योगदान। 1980 के दशक के अंत तक रतन टाटा टाटा समूह के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल हो गए। उनके नेतृत्व ने न केवल कंपनी की आंतरिक संरचना को मजबूत किया, बल्कि इसे नए युग के लिए तैयार भी किया। उन्होंने वैश्विक प्रतिस्पर्धा का महत्व समझा। टाटा समूह को केवल भारतीय बाजार तक सीमित रखने के बजाय इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में काम किया। टाटा समूह में प्रवेश की सीख। रतन टाटा की इस यात्रा ने यह दिखाया कि भले ही व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित परिवार से हो, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत, जमीनी अनुभव और विनम्रता से ही मिलती है। उनका टाटा समूह में प्रवेश केवल एक औपचारिक शुरुआत नहीं थी, बल्कि यह उनके दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि के विकास की प्रक्रिया थी, जिसने आगे चलकर टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रतन टाटा द्वारा टाटा समूह का नेतृत्व, दूरदर्शिता और सफलता की कहानी। 1991 में टाटा समूह का नेतृत्व संभालना। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। यह उनके जीवन और भारतीय उद्योग जगत का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस समय भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हो रही थी और टाटा समूह को भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार करना था। नेतृत्व से पहले की चुनौतियां। जब रतन टाटा ने समूह का नेतृत्व संभाला, तब टाटा समूह एक विशाल लेकिन विविध व्यवसायों वाला संगठन था। हालांकि उस समय समूह के कई हिस्से पारंपरिक तरीके से काम कर रहे थे और नई तकनीकों और वैश्विक दृष्टिकोण की कमी थी। 1. पुराने नेतृत्व का दबाव। रतन टाटा से पहले J.R.D. टाटा का नेतृत्व था, जो बेहद प्रभावशाली और अनुभवी थे। पुराने नेतृत्व के अधीन काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारी रतन टाटा को अपनाने में हिचकिचा रहे थे। 2. विभाजन का अभाव। समूह के कई व्यवसाय आपस में जुड़े नहीं थे और उनकी रणनीतियां अलग अलग थीं। 3. वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दबाव। उदारीकरण के बाद भारत में विदेशी कंपनियों की एंट्री होने लगी, जिससे घरेलू उद्योगों पर भारी दबाव पड़ा। 4. आर्थिक सुधारों की आवश्यकता। टाटा समूह को एक केंद्रीकृत, आधुनिक और वैश्विक संगठन बनाने की आवश्यकता थी। रतन टाटा की नेतृत्व शैली। 1. दृष्टिकोण और प्राथमिकताएं।
रतन टाटा ने अपने नेतृत्व की शुरुआत एक स्पष्ट दृष्टिकोण और योजना के साथ की। युवाओं को मौका देना, उन्होंने युवा नेतृत्व और नए विचारों को महत्व दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के स्थान पर उन्होंने ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जो आधुनिक सोच और वैश्विक दृष्टिकोण रखते थे। केंद्रित रणनीतियां, टाटा समूह के विविध व्यवसायों को अधिक संगठित और केंद्रित किया। उन्होंने गैर लाभकारी क्षेत्रों से समूह को बाहर निकाला और उभरते क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, आईटी और वैश्विक अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित किया। 2. नवाचार और तकनीकी विकास। रतन टाटा ने हमेशा नवाचार को प्राथमिकता दी। उन्होंने टाटा मोटर्स को भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका विकसित करने में मदद की। बाद में उन्होंने टाटा नैनो की शुरुआत की, जो दुनिया की सबसे किफायती कार थी। तकनीकी क्षेत्र में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को एक अग्रणी IT सेवा कंपनी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3. वैश्विक विस्तार। रतन टाटा ने टाटा समूह को भारतीय सीमाओं से बाहर ले जाकर एक वैश्विक ब्रांड बनाया। कोरस स्टील का अधिग्रहण। 2007 में टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप, ब्रिटेन की सबसे बड़ी स्टील कंपनी, का अधिग्रहण किया। यह उस समय भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया सबसे बड़ा अधिग्रहण था। जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण। 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से इन लग्जरी ब्रांडों को खरीदा। यह अधिग्रहण एक गेम चेंजर साबित हुआ। टेटली चाय का अधिग्रहण। टाटा टी ने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को खरीदा, जिससे टाटा समूह वैश्विक पे बाजार में स्थापित हुआ। 4. पारंपरिक मूल्यों का सम्मान। रतन टाटा ने आधुनिकता और नवाचार को अपनाते हुए टाटा समूह के पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखा। उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक व्यापारिक प्रथाओं को हमेशा प्राथमिकता दी। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास में योगदान जारी रखा। महत्वपूर्ण निर्णय और उपलब्धियां। 1. कारोबार का पुनर्गठन। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा समूह के 100 से अधिक व्यवसायों को एक संगठित इकाई में बदला। उन्होंने समूह के व्यवसायों को 7 प्रमुख क्षेत्रों स्टील, ऑटोमोबाइल, IT, ऊर्जा, उपभोक्ता वस्त्र, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन में विभाजित किया। कई गैर लाभकारी या कम प्रासंगिक क्षेत्रों से समूह को बाहर निकाला। 2. ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। रतन टाटा का मानना था कि उत्पादों को ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए। उन्होंने टाटा मोटर्स में ग्राहक केंद्रित डिजाइन और गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काम किया। टाटा नैनो का उद्देश्य था कि भारत के हर परिवार के पास एक कार हो। 3. सामाजिक उत्तरदायित्व। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) को अपने मूल दर्शन का हिस्सा बनाया। उन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की। समूह के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से समाज कल्याण में लगाया गया। 4. कर्मचारियों के साथ संबंध। रतन टाटा ने हमेशा अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह माना। उन्होंने एक सकारात्मक कार्य वातावरण विकसित किया। कर्मचारियों की सुरक्षा और उनकी जरूरतों को हमेशा प्राथमिकता दी। आलोचनाओं और चुनौतियों का सामना। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया। 1. टाटा नैनो की असफलता। हालांकि नैनो एक क्रांतिकारी विचार था, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाया। 2. वैश्विक अधिग्रहण का दबाव। कोरस और जगुआर लैंड रोवर के अधिग्रहण से समूह पर वित्तीय दबाव बढ़ा, लेकिन उन्होंने इन कंपनियों को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया। सेवानिवृत्ति और विरासत। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली। उनके नेतृत्व ने न केवल टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड बनाया, बल्कि भारतीय उद्योग को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज टाटा समूह 100 से अधिक देशों में काम करता है और 700,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देता है। रतन टाटा की विरासत एक ऐसे नेतृत्व की है जिसने व्यापार को समाज के कल्याण के साथ जोड़ा। निष्कर्ष। रतन टाटा का नेतृत्व भारतीय उद्योग के लिए प्रेरणादायक है। उनके नेतृत्व की सफलता इस बात में छिपी है कि उन्होंने नवाचार, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को हमेशा प्राथमिकता दी। उनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने टाटा समूह को न केवल एक व्यावसायिक साम्राज्य बनाया, बल्कि एक ऐसा संगठन बनाया जिसने लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। रतन टाटा की विनम्रता और जीवन दर्शन, सफलता के पीछे की सरलता।
रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं है, वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी विनम्रता और सरलता को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाए रखा। उनके जीवन दर्शन और व्यवहार में यह झलकता है कि असली सफलता केवल धन और प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों, आदर्शों और दूसरों के प्रति करुणा से परिभाषित होती है। विनम्रता का आधार, प्रारंभिक जीवन और अनुभव। रतन टाटा का विनम्र स्वभाव उनके बचपन और परवरिश से प्रेरित है। 1. संघर्षपूर्ण प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वे केवल 10 साल के थे। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना और हर किसी के प्रति सम्मान दिखाना सीखा। 2. टाटा स्टील में श्रमिक के रूप में शुरुआत। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने एक साधारण कर्मचारी की तरह काम किया। भट्ठी के पास काम करना और कठिन परिस्थितियों का सामना करना उनके लिए सामान्य बात थी। इस अनुभव ने उन्हें हर स्तर के कर्मचारियों के महत्व को समझने में मदद की। रतन टाटा का जीवन दर्शन। 1. ईमानदारी और नैतिकता का महत्व। रतन टाटा का मानना है कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने का माध्यम होना चाहिए। उन्होंने हमेशा नैतिक व्यापारिक प्रथाओं को प्राथमिकता दी। टाटा समूह के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कल्याण और देश के विकास में लगाया जाता है। 2. सादगी में शक्ति। रतन टाटा अपने सरल जीवन के लिए जाने जाते हैं। वे खुद को अन्य उद्योगपतियों की तरह भव्य जीवन शैली में शामिल नहीं करते। उन्होंने एक बार कहा था, हम जो भी बनाते हैं वह समाज के लिए होना चाहिए, न कि केवल अपने लिए। वे अक्सर अपनी कंपनी के कर्मचारियों और समाज के कमजोर वर्गों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ते हैं। 3. परोपकार और सेवा भाव। रतन टाटा का जीवन दर्शन परोपकार के सिद्धांत पर आधारित है। वे मानते हैं कि सफलता का असली मापदंड यह है कि आप दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान में कई पहलें शुरू की। वे कहते हैं कि किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना होना चाहिए। 4. नवाचार और युवा शक्ति में विश्वास। रतन टाटा का दर्शन यह है कि परिवर्तन और प्रगति के लिए युवा शक्ति और नवाचार को प्रोत्साहित करना जरूरी है। उन्होंने स्टार्टअप्स और नए विचारों को हमेशा बढ़ावा दिया। वे खुद नए व्यवसायों और तकनीकी प्रगति में निवेश करते हैं। 5. हर व्यक्ति का सम्मान। रतन टाटा का मानना है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्तर का हो, सम्मान का पात्र है। उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ हमेशा समानता का व्यवहार किया। 2008 के मुंबई हमले के बाद उन्होंने अपने होटल ताज होटल के हर कर्मचारी के परिवार का ध्यान रखा, चाहे वह किसी भी पद पर हो। विनम्रता के उदाहरण। 1. टाटा नैनो की कहानी। रतन टाटा ने भारत के हर परिवार को कार का सपना साकार करने के लिए टाटा नैनो का निर्माण करवाया। वे खुद इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से जुड़े और इसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। भले ही यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इसे अपने अनुभव का हिस्सा मानकर स्वीकार किया। 2. सार्वजनिक जीवन में सादगी। रतन टाटा को अक्सर बिना सुरक्षा के सार्वजनिक स्थानों पर देखा जाता है। वे सामान्य कपड़ों में और बिना किसी दिखावे के जीवन जीते हैं। 3. कर्मचारियों के साथ संबंध। उन्होंने टाटा समूह के कर्मचारियों को हमेशा परिवार की तरह माना। 2001 में जब टाटा मोटर्स घाटे में थी, तब उन्होंने किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला। जीवन दर्शन के पीछे के सिद्धांत। 1. कठिन परिस्थितियों में धैर्य। रतन टाटा का मानना है कि कठिन समय में धैर्य और संयम ही व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने कई बार अपने फैसलों की आलोचनाएं सुनी, लेकिन उन्होंने हमेशा संयम और विनम्रता से जवाब दिया। 2. दूसरों के लिए कुछ करना। उनका मानना है कि आपके पास जो भी है, उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। यही कारण है कि टाटा ट्रस्ट्स भारत में सबसे बड़े दानदाताओं में से एक है। 3. असफलता को स्वीकार करना। रतन टाटा ने हमेशा कहा है कि असफलता ही सफलता का पहला कदम है। उन्होंने अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर माना। टाटा नैनो की असफलता को उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया और इसे एक अनुभव के रूप में अपनाया। 4. युवा पीढ़ी को प्रेरित करना। वे मानते हैं कि युवा पीढ़ी में असीम संभावनाएं हैं। वे अक्सर युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनके साथ संवाद करते हैं।
रतन टाटा की सोच और समाज पर प्रभाव। 1. भारतीय उद्योग में बदलाव। रतन टाटा ने भारतीय उद्योग जगत को नैतिकता और समाज कल्याण के साथ जोड़कर नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह न केवल एक व्यावसायिक संगठन बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन गया। 2. लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव। उनके प्रयासों से लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या रोजगार। 3. प्रेरणा का स्रोत। रतन टाटा की विनम्रता और जीवन दर्शन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है कि सफलता पाने के बाद भी इंसान को जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। निष्कर्ष। रतन टाटा की विनम्रता और जीवन दर्शन हमें सिखाते हैं कि असली सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। उनका सादा जीवन, उच्च विचार और समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता उन्हें न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एक प्रेरणा स्रोत बनाता है। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि सफलता और सादगी का संतुलन ही महानता की असली पहचान है।